तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 पीवाईक्यू सीरीज की वीडियो नंबर 10, जो इसमें आज हम यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने सीडीपी, मैथ और ईवीएस की लगभग 9 वीडियो अपलोड की हैं, तो आप वो सारी वीडियो जा करके देख लेना। जैसा कि आपको पता है, हमने एक पीवाईक्यू सीरीज शुरू की है जिसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। साथ ही साथ में जो आगामी परीक्षा है उसमें अति संभावित जो प्रश्न हैं आपके सब्जेक्ट के, उसको भी हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आप ये पीवाईक्यू सीरीज ही पूरी देख लेते हैं तो आप आराम से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। जो जनरल वाले हैं उनके आराम से 90 नंबर आ जाएंगे और जो आरक्षित वाले हैं उनके आराम से 75 नंबर आ जाएंगे। तो पूरी वीडियो देखिएगा और जितनी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं खाली आप इनको भी देखते चलिए, तब भी आपका काम हो जाएगा। और इस वीडियो को आपको शेयर जरूर करना है सब लोगों के पास में। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरुआत करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। एक दिन में 2 से 3 वीडियो लाने का हम यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। अगली वीडियो आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की आने वाली है और कल हमने मैथ पेडागोजी की वीडियो अपलोड कर दी थी। चलिए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, तो आज का पहला प्रश्न है, ठहरे हुए पानी में से कौन सा रोग हो सकता है? अगर आपके घरों के आसपास पानी रुका हुआ है, नालियों में या फिर टायरों में पानी भरा हुआ है, तो इससे कौन सा रोग हो सकता है? पोलियो, चिकन पॉक्स, निमोनिया या फिर मलेरिया? आइए आंसर देख लेते हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि मलेरिया हो सकता है। और मलेरिया किसकी वजह से होता है और कौन सा मच्छर काटने से होता है, वो सारी जानकारी आइए हम आपको यहाँ पर देते हैं। देखिए, तो रुके हुए पानी में मच्छरों का लार्वा पनपता है। जो मच्छरों के लार्वा होता है, जिनसे मच्छरों के बच्चे पैदा होते हैं, वो रुके हुए पानी में ही पनपते हैं। मलेरिया मनुष्यों में तब फैलता है जब उन्हें एनाफ्लीज मादा मच्छर काटता है। याद रखना, एनाफ्लीज जो मादा मच्छर होती है वही जब काटती है तभी मलेरिया फैलता है, जो संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद प्लाज्मोडियम परजीवी से संक्रमित हो जाती है। और यही जो प्लाज्मोडियम परजीवी है, यही दूसरे मनुष्य के शरीर में इंजेक्ट कर देती है, जिससे कि उसे भी मलेरिया हो जाता है। तो 2 से 3 चीज़ें आपको याद रखनी। सबसे पहले, एनाफ्रीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। कौन सा परजीवी होता है जो एक मच्छर से दूसरे मतलब व्यक्ति में प्रवेश करता है? तो वो आपका प्लाज्मोडियम परजीवी होता है। और रुके हुए पानी में मच्छर पनपते हैं। ये 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत जो पराबैंगनी प्रकाश की अवशोषण के लिए जिम्मेदार है, वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत के बारे में पहले भी हम आपको बता चुके हैं। इसका जो सूत्र है वो O3 होता है और ये समताप मंडल में होती है। कहाँ पर? तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। आइए इस प्रश्न के बारे में कुछ अन्य जानकारी आपको दे देते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। देखिए, तो ओजोन परत में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करने का गुण पाया जाता है। ओजोन परत समताप मंडल में उपस्थित होती है। इस तरह से जो है पराबैंगनी किरणें जब सूर्य से पृथ्वी पर प्रवेश करती हैं तो ये ओजोन परत जो है उन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। अगर ये पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक आ जाएंगी तो पृथ्वी पर जितने निवासी हैं उन सबको स्किन कैंसर होने का खतरा रहता है पराबैंगनी किरणों से। लेकिन इसको जो है ओजोन परत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे कि ये किरणें पृथ्वी पर नहीं आ पाती हैं। सूत्र जरूर याद रखिएगा, ओजोन का सूत्र O3 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चक्षु प्रकाशन लेकर के आया है एमपी टेट की बेहतरीन किताब है संपूर्ण स्टडी गाइड। इसमें क्या मिलने वाला है? तो इसमें आपको लगभग 3000 बहुविकल्पी प्रश्न मिलने वाले हैं। साथ ही साथ में 4 सॉल्व पेपर भी मिलने वाले हैं। और मान लीजिए सारे सब्जेक्ट आपके क्लियर हैं, केवल एक सब्जेक्ट गड़बड़ है, तो आप इनकी एक सब्जेक्ट की बुक भी मंगा सकते हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, पर्यावरण अध्ययन, बाल विकास। कोई भी एक किताब मंगा करके भी आप तैयारी कर सकते हैं और इनका कॉम्बो पैक भी मंगा सकते हैं। आप इसे फ्लिपकार्ट और अमेजन से मंगा सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगी। वहां से आप इस किताब को मंगा लेना। इस तरह से इस किताब में सारे प्रश्न दिए रहेंगे, इसके आंसर दिए रहेंगे और डिटेल में आपको सॉल्यूशन भी देखने को मिलने वाला है। तो लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसे मंगा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गहरे समुद्र में भूकंप के कारण होने वाली उच्च ऊर्ध्वाधर लहर को क्या कहा जाता है? जब समुद्र है आपका गहरा और इसमें जो ऊंची ऊंची लहरें जब निकलती हैं तो हम इसको क्या कहते हैं? सुनामी, भूकंप, भूस्खलन या फिर समुद्री लहरें? तो आइए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सुनामी इसका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि समुद्र जितनी गहराई में होगा उतनी ऊंची ऊंची सुनामी निकलती हैं। तो इन लहरों को हम सुनामी लहरें कहते हैं। देखिए,
अब सुनामी के बारे में पूरी डिटेल में आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए, सुनामी शब्द एक जापानी शब्द है, जिसे 2 वर्णों को दर्शाया गया है। एक तो सु है, सु का अर्थ होता है बंदरगाह और नामी जिसका अर्थ है लहर, यानी बंदरगाह पर उठने वाली लहरों को हम सुनामी कहते हैं। एक एग्ज़ाम में यही पूछ लिया गया था कि सुनामी शब्द में सु का अर्थ क्या है? तो सु का अर्थ याद रखिएगा, सु का अर्थ है बंदरगाह। जापानी भाषा में सु को बंदरगाह कहते हैं। देखिए, इन लहरों की गति पानी की गहराई से संबंधित है। जितनी ज़्यादा गहराई होगी, उतनी ऊंची लहरें यहाँ पर उठती हैं। तो याद रखना है, सुनामी में जितनी ज़्यादा गहराई समुद्र की होती है, उतनी ज़्यादा ऊंची लहरें उठती हैं और समुद्र में उठने वाले भूकंप को हम सुनामी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है। देखिए, मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? अभी जो पीवाईक्यू 2022 में एग्जाम हुआ था, उसमें 3 से 4 ऐसी शिफ्ट भी थी, जहां पर आपको एमपी जीके के अच्छे खासे प्रश्न देखने को मिले थे। एक-एक शिफ्ट में 5-5, 6-6 प्रश्न आपके एमपी जीके के देखने को मिले थे। तो एमपी जीके को भी साथ में कवर करते हुए चलना है, जो कि हम आपका इसी सीरीज में कवर करवा देंगे। तो कितने राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में? 11, 12, 13, 14। आइए आंसर देखते हैं। तो लेटेस्ट डाटा के अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही है। 12 कुल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित हैं और सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान आपके मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहते हैं। देखिए, तो 14 दिसंबर 2018 को जारी अधिसूचना के बाद राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या बढ़कर के 12 हो गई है। तो अब मध्य प्रदेश में कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अधिसूचना में शिवपुरी जिले के कूनो पालनपुर को जो अभ्यारण्य था, उसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का लेटेस्ट राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो शिवपुरी जिले में स्थित कूनो पालनपुर जो है, वो मध्य प्रदेश का अब लेटेस्ट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे 14 दिसंबर 2018 को घोषित किया गया। अगला प्रश्न, भाई वीडियो पसंद आ रहा तो शेयर करना सभी दोस्तों के पास में और इसको लाइक जरूर कर देना। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन की बात करें तो ताप्ती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी और लूनी नदी। बताइए कौन सी ऐसी नदी है जो अरब सागर में गिरती है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो नर्मदा नदी है, वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर सबसे लंबी नदी तो गंगा है, लेकिन हम यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहे हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत आपका जो दक्षिण भारत है, यानी कि बीच से अगर आप भारत को अलग कर दीजिए, तो जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। ये 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए हम इसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो नीचे वाले पार्ट की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो आपकी नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये अरब सागर में, अरेबियन सी में जाकर के गिरती है। देखिए, तो अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी नर्मदा है। नर्मदा नदी का उद्गम याद रखिएगा, अमरकंटक की चोटी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नर्मदा नदी कहाँ कहाँ पर बहती है, कौन कौन से राज्यों में, ये भी देख लीजिए। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बहती हुई अरब सागर में जाकर के गिर जाती है और यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, तो ताप्ती और नर्मदा 2 ऐसी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। यह भी आपको याद रखना है। और ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ये भी आप याद रखिएगा। केवल 2 नदियां हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, नर्मदा और ताप्ती। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आगे आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। देखिए, प्लूटो अब ग्रह नहीं है, तो कौन सा ग्रह सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह हो जाएगा? सबसे बाहरी कक्षा में कौन सा ग्रह माना जाएगा? आइए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन है आपके शनि, वरुण, बुध या फिर अरुण। तो कौन सा सबसे बाहरी ग्रह हो जाएगा? आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो वरुण ग्रह है वह सबसे बाहरी ग्रह हो जाएगा। अब आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, बाहरी ग्रह कौन कौन से हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, आइए यहाँ पर कवर कर लेते हैं। देखिए, आंतरिक या स्थलीय ग्रह जो अंदर की ओर है, सूर्य से अगर हम बात करें तो सूर्य की दूरी के क्रम में जो अंदर की ओर है, वो कौन कौन से ग्रह हैं? तो ये है आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और इसी क्रम में है। पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। इन्हें हम आंतरिक या फिर स्थलीय ग्रह कहते हैं। अगला देखिए, अब दूसरे होते हैं बाहरी ग्रह या फिर जिन्हें हम जोवियन ग्रह कहते हैं, जो बाहर की तरफ स्थित है। तो वो है आपके बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो सबसे बाहर कौन सा है? तो सबसे बाहर वरुण है और यही आपसे पूछा गया था। अब जो आपका प्लूटो है, इसे कब हटाया गया था ग्रह की श्रेणी से? तो देखिए, वर्ष 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसे हम आईएयू कहते हैं, के द्वारा प्लूटो को बौना ग्रह घोषित कर दिया गया था और इसे ग्रह की सूची से हटा दिया गया था। ठीक है, तो सबसे बाहर अब जो है वरुण को माना जाता है, सबसे छोटा भी हो जाएगा यही। आगे देखिए, सबसे छोटा आपका बुध है, याद रखिए सबसे छोटा ग्रह बुध है।
इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस से 1 से 2 प्रश्न पक्का आने वाले हैं। ओज़ोन ग्रह से ओज़ोन परत जो है या फिर ओज़ोन जो गैस है यहाँ से भी 1 से 2 प्रश्न आएँगे। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ कर के जाना है और आप याद रखिएगा आपका जो ये आपका साइंस एंड टेक है जिसमें कि परमाणु ऊर्जा हो गई आपकी, ठीक है, अंतरिक्ष हो गया, इसरो हो गया, तो यहाँ से हर शिफ्ट में 3 से 4 प्रश्न बनेंगे। तो ये 3 से 4 कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न होंगे, उसको हम इसी सीरीज में कवर करा देंगे। इसीलिए आपसे कह रहे हैं, आप अगर ये सीरीज भी देख कर के जाएँगे तो आपका आराम से काम हो जाएगा। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देख लीजिए, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। आंसर की बात करें, सही आंसर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, ये आपकी ग्रीन हाउस गैसों में आ जाती है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है, लेकिन इसे हम दम घोटू गैस के नाम से जानते हैं। एक बार व्यापा में प्रश्न पूछा गया था, दम घोटू गैस कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड को कहते हैं। और जहां पर भी आग लगने के बाद धुआं उठता है, वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड ही निकलती है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन-सी मध्य प्रदेश की मुख्य फसल है? मुख्य फसल की बात कर रहे हैं, गेहूँ, चावल, मक्का या फिर बाजरा। कौन-सी मुख्य फसल है? अब इसमें सोयाबीन ऑप्शन में नहीं दिया है, तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो गेहूँ है, वो मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल के रूप में जाना जाता है। तो कौन-कौन सी हैं? सोयाबीन और गेहूँ राज्य में उगाई जाने वाली 2 मुख्य फसलें हैं। गेहूँ कब होता है? गेहूँ रबी के मौसम में उगाए जाने वाली प्रमुख फसल जो है वो गेहूँ है, यानी गेहूँ रबी की फसल है, याद रखिएगा। वहीं सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन को सर्वाधिक उत्पादन जो सोयाबीन का है वो मध्य प्रदेश के द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं क्योंकि सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में ही होता है। अगला प्रश्न देखिए, ये आपका पेडागोजी का आ गया, ईवीएस पेडागोजी। तो ईवीएस के एक शिक्षक के रूप में आप अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर यात्रा की योजना बनाते हैं। आप निम्न में से किस गतिविधि की अनुमति नहीं देंगे? कौन सी ऐसी गतिविधि है जिसके लिए छात्रों को मना कर देंगे अगर उन्हें आप लेकर के जा रहे हैं चिड़ियाघर में? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। चिड़ियाघर में जानवरों के लिए ढेर सारा खाद्य पदार्थ ले जाना, चिड़ियाघर में जानवरों की खाने की आदत की खोज करना, घर में उनके सामने आने वाले जानवरों की तस्वीर लेना, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसे कॉपी में लिखना। तो कौन सी ऐसी गतिविधि है जिसके लिए आप मना कर देंगे? आंसर की बात करें, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि चिड़ियाघर में जानवरों के लिए ढेर सारा खाद्य पदार्थ नहीं लेकर के जाना है, क्योंकि क्या पता आपके घर में क्या चीज़ बन रही है, कौन सा कितना मसाला यूज में आ रहा है, और उसको मान लीजिए बंदर ने खा लिया, उसकी तबीयत खराब हो गई, या किसी और पक्षी ने खा लिया, उसकी तबीयत खराब हो गई। तो जितने भी आपका सामान होता है, तो घर से बना हुआ सामान जो चिड़ियाघर के पशु पक्षी होते हैं, जानवर होते हैं, उनके लिए प्रतिबंधित होता है, उनको नहीं खिलाया जाता है। दूसरा रीज़न, अगर आप इतना सारा सामान लेकर के जाएँगे तो मान लीजिए बंदर के पास गए तो बहुत सारे बंदर एक साथ में आपके ऊपर टूट पड़ेंगे, और बच्चों को काटने का भी डर रहता है कि जो पक्षी होते हैं, जो आपके पशु हैं, वो बच्चों को काट भी सकते हैं। तो पहली गतिविधि के लिए आप मना कर देंगे, बाकी सारी गतिविधि आवश्यक है, उनकी फ़ोटो खींच सकते हैं, जानवर क्या-क्या खाते हैं उसको नोट डाउन कर सकते हैं, और क्या-क्या आपने देखा उसे कॉपी में लिखने के लिए सब बच्चों को कहेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में मानकीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान नहीं करता है? ये चीज़ कैसी है, अच्छी है या नहीं है, इसका एक मानकीकरण का प्रमाण पत्र दिया जाता है। हाँ, ये चीज़ सही है। तो कौन सी ऐसी संस्था है जो मानकीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान नहीं करती है? चलिए, आंसर ही दिख गया, कोपरा। कोपरा जो संस्था है वो मानकीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान नहीं करती है। बाकी आईएसआई भी मानकीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान करती है। एगमार्क जो भोजन होते हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, उस पे आप एगमार्क का चिन्ह देखते होंगे, तो ये भी मानकीकरण का जो है प्रमाण पत्र देती है। हॉलमार्क आपने देखा होगा, जो आभूषण होते हैं सोना चांदी, उस पर हॉलमार्क लगा होता है, जो कि यह बताता है कि ये जो आभूषण है, ये जो सोना है वो बिल्कुल शुद्ध है। लेकिन कोपरा क्या करती है, आइए कोपरा के बारे में आपको बता देते हैं। तो कोपरा को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। 1986 में कोपरा की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों और हितों की रक्षा करना है। कहीं पर मान लीजिए आपके साथ आपके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तो उसकी रक्षा कौन करेगा? उसकी रक्षा कोपरा करेगा। देखिए 11, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखें, सियाला, चौमासा, मावठ या फिर उनाला। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उनाला के नाम से जाना जाता है ग्रीष्म ऋतु को। आइए कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। जलवायु का नाम याद रखिएगा। इसमें 3 मौसम होते हैं, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु। ग्रीष्म ऋतु को मध्य प्रदेश में उनाला के नाम से जानते हैं, वर्षा ऋतु को चौमासा के नाम से जानते हैं, और शीत ऋतु को सियाला के नाम से जानते हैं। और जो मावठ है वो एक तरह की बारिश का प्रकार होता है। तो चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जल जनित रोग
कौन सा है जो आपका हैजा रोग है वो एक जल जनित रोग है, किस प्रकार के रोगाणु के द्वारा ये होता है? शैवाल के द्वारा होता है, जीवाणु से होता है, प्रोटोजोआ से, विषाणु से। यानी कि हैजा जो रोग है वो किसकी वजह से होता है? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीवाणु की वजह से हैजा होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन से रोग किसकी वजह से होते हैं। तो जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है, ऊपर आपको पहला क्वेश्चन में ही बता दिया था हमने। जीवाणु की वजह से कौन कौन से रोग होते हैं? हैजा, टाइफाइड, टीबी और प्लेग। कवक की वजह से दाद और टीनिया होता है। वायरस विषाणु की वजह से एड्स, सामान्य जुकाम, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, डेंगू बुखार, ये सब वायरस की वजह से होते हैं। तो ये सब आपको याद रखने हैं, कोई भी प्रश्न आपके आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं। देश में केवल एक राज्य में हीरे की खान पाई जाती है, वो राज्य कौन सा है? तो वो आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में ही हीरे की खान पाई जाती है। तो देश में केवल मध्य प्रदेश में हीरे की खदान है। ये मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पाई जाती है। कहाँ पर? पन्ना जिले में पाई जाती है। पन्ना जिले में कुल 976,000 कैरेट का जो है अनुमान लगाया गया है कि 976,000 कैरेट हीरा जो है वो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 14 देखिए। मोटापा मुख्य रूप से किस भोजन की अधिकता की वजह से होता है? कौन सा ऐसा भोजन हम खा लेते हैं और ज़्यादा खा लेते हैं कि हमें मोटापा हो जाता है? आइए देख लेते हैं। ऊर्जा देने वाले भोजन की वजह से, खनिज युक्त भोजन से, प्रोटीन से या फिर विटामिन से? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो ऊर्जा देने वाले भोजन होते हैं उन्हें अगर हम अधिक मात्रा में खा लेते हैं तो मोटापा बढ़ जाता है। किसकी वजह से होता है? आइए देख लेते हैं। तो मोटापा एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति के शरीर में इतनी अधिक वसा, मतलब कार्बोहाइड्रेट के रूप में इतनी अधिक वसा इकट्ठी हो जाती है जिससे उसके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। तो वसा यानी कार्बोहाइड्रेट की वजह से ये हमको सबसे ज़्यादा ऊर्जा भी प्रदान करता है और इसको ज़्यादा लेने की वजह से हमारा मोटापा बढ़ जाता है। फिर बहुत तरह के आपके बीमारियाँ होती हैं, डायबिटीज हो जाती है, ठीक है ना, बहुत सारी बीमारी हो जाती है, हार्ट अटैक वगैरह इसी वजह से आते हैं। 15 देखिए। पोषक तत्वों की 6 श्रेणियां हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। अब लास्ट वाला जो बचा रह गया छठवां, वो छठवां कौन सा है? दूध, स्वास्थ्य पेय, पानी या फिर ऑप्शन नंबर डी शीतल पेय पदार्थ? सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी यानी कि पानी बिल्कुल सही आंसर है। आइए देखते हैं। तो मानव आहार में 6 विशिष्ट घटक पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, विटामिन और पानी। ये 6 प्रमुख जो तत्व हैं वो मानव के भोजन में पाए जाते हैं। इनमें से आपको सारा याद रखना है, हो सकता है कोई एक गायब कर ले, जो जैसा कि आपके प्रश्न में दिया गया है। अगला प्रश्न है, एसएचजी क्या होता है? एसएचजी का फुल फॉर्म क्या है? सामाजिक स्वास्थ्य समूह, राज्य स्वच्छता समूह, स्वयं सहायता समूह या फिर स्वच्छता और स्वच्छता समूह? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वयं सहायता समूह हो जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप इसका फुल फॉर्म हो जाता है। आइए देखते हैं ये होता क्या है। तो एक स्वयं सहायता समूह एक वित्तीय मध्यस्थ समिति है जो आमतौर पर 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच 10 से 25 स्थानीय महिलाओं के द्वारा बनाई जाती है। गांव की जो महिलाएं होती हैं मिलकर के सेल्फ हेल्प ग्रुप का निर्माण करती हैं और जो है 18 से 40 वर्ष तक की ये 10 से 25 महिलाएं मिलकर के इसका निर्माण करती हैं, जिससे कि जो वित्तीय परेशानी गाँव में आती है आपस में मिल बांट कर इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखिए। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल, सांची, जबलपुर या फिर ग्वालियर? आइए आंसर देखते हैं। आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जबलपुर में स्थित है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय। चलिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लिए। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है एवं इसकी खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर में स्थित है। 2 खंडपीठ हैं ग्वालियर इंदौर में। अब भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय की स्थापना की जो बारे में कहाँ बताया गया है? तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 214 उच्च न्यायालय के बारे में बताता है। और अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं तो इसी का उल्टा कर दीजिए, 214 उच्च न्यायालय और 124 124 आपका सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। माचिस की तीली के ऊपरी सिरे पर क्या लगा रहता है? और ये पिछली बार पुलिस के एग्जाम में ये कम से कम हर शिफ्ट में, मान लीजिए कम से कम 18 से 20 बार ये प्रश्न पूछा गया था एमपी पुलिस के एग्जाम में, ठीक है। तो माचिस की तीली के ऊपरी सिरे पर क्या लगा रहता है? कार्बन, लाल फास्फोरस, सल्फर या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर की बात करें, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लाल फास्फोरस जो है वो माचिस की तीली के सिरे पर लगा रहता है। तो माचिस की तीली के ऊपरी भाग में लाल फास्फोरस लगा रहता है जिसके घर्षण से ही आग लग जाती है। अगला प्रश्न देखिए। अगला है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कौन सी है? कुल मिलाकर के प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि कितने से कितने हर्ज तक की ध्वनि को मानव सुन सकता है? 20 हर्ज, 20 से 20,000 हर्ज या फिर
20,000 हर्ट्ज से ऊपर या फिर 20,000 हर्ट्ज से नीचे। सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 20,000 हर्ट्ज से लेकर के मतलब 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो ध्वनि होती है उसे हम सुन सकते हैं। ना तो इसके ऊपर की ध्वनि को सुन सकते हैं, ना इससे नीचे की ध्वनि को सुन सकते हैं। तो इससे अधिक एवं इससे कम की ध्वनि को हम अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं, जिसे हम नहीं सुन सकते हैं। तो मानव कौन सी ध्वनि को सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो ध्वनि होती है उसे हम सुन सकते हैं। इसे हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं। प्रश्न नंबर 20, भारतीय वन्यजीव सप्ताह प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन की बात करें सितंबर के पहले सप्ताह में, अक्टूबर के पहले सप्ताह में, जून के या फिर दिसंबर के पहले सप्ताह में। आंसर की बात करें, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अक्टूबर के पहले सप्ताह में यह जो है मनाया जाता है भारतीय वन्यजीव सप्ताह। कब से कब तक, आइए देख लेते हैं। तो भारतीय वन्यजीव सप्ताह 2 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर यानी अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है? तो यहाँ पर हम आपको चारों फैक्ट कवर करा देंगे। मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है, राज्य पशु कौन है, और साथ ही साथ में आपका जो भी अन्य फैक्ट बन सकता है वो सब कवर कराएंगे। देखिए, तो मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? एशियाई कोयल, मोर, हंस या फिर दूधराज। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दूधराज मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है। चलिए कुछ अन्य फैक्ट देख लीजिए। तो राजकीय पक्षी हमने बता दिया, दूधराज मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है। अन्य फैक्ट की बात करें तो देखिए, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? तो स्वेप्ट डियर, जिसे हम बारहसिंगा कहते हैं, ये मध्य प्रदेश का राजकीय पशु हो जाएगा। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? ये प्रश्न बन सकते हैं, सीधे डायरेक्ट प्रश्न बनेंगे। तो मलखम्ब जो है मध्य प्रदेश का राज्य खेल हो जाएगा। महासीर मध्य प्रदेश की राजकीय पक्षी है। महासीर का साइंटिफिक नेम क्या है? ये कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि महासीर जो मछली मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है, इसको साइंटिफिक नेम जो है, साइंटिफिक भाषा में, साइंटिस्ट की भाषा में हम इसे क्या कहते हैं? बहुत आपने पढ़ा होगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो देखते हैं कमेंट बॉक्स में कौन कौन कमेंट करता है। अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन, शिक्षण के लिए आवश्यक टीएलएम क्या है? टीएलएम का अर्थ क्या होता है? तो जो पढ़ाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री होती हैं उन्हें हम टीएलएम कहते हैं। तो अगर आप सामाजिक अध्ययन या फिर पर्यावरण पढ़ा रहे हैं तो क्या मुख्य चीज आपके पास में होनी चाहिए? शिक्षा शास्त्र, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन, पाठ्यचर्चा, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक, पाठ्यपुस्तक, शिक्षा शास्त्र, मूल्यांकन या फिर पाठ्यचर्चा, भाषा और पाठ्यक्रम। आइए आंसर की बात करें, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पाठ्यचर्चा होनी चाहिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए और पाठ्यपुस्तक होना चाहिए। ये आपका ईवीएस पेडागोजी का प्रश्न है। पेडागोजी में ऐसे ही प्रश्न आएंगे। कल हमने मैथ पेडागोजी की वीडियो अपलोड कर दी है। जल्दी हम हिंदी भाषा और हिंदी पेडागोजी एक साथ में इसके बाद वाली वीडियो लेकर के आएंगे। उसके बाद में सीडीपी की वीडियो हम डेली लेकर के आने वाले हैं, क्योंकि सीडीपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें ज़्यादातर लोगों को परेशानी भी होती है। और कौन सा सब्जेक्ट लाना है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए टीएलएम के बारे में आपको बता दें। तो टीएलएम का अर्थ है शिक्षण अधिगम सामग्री, जो शिक्षण को बढ़ाने में मदद करती है और शिक्षार्थियों को भी सुविधा प्रदान करती है। टीएलएम के अंदर सब कुछ आ जाएगा। आप जो है कैलेंडर लेकर के आते हैं, आप इंडिया का मैप लेकर के आते हैं, ठीक है, आप जो है चांदा प्रकार वगैरह लेकर के आते हैं या फिर ड्राइंग बॉक्स लेकर के आते हैं। तो ये सारी चीज़ें टीएलएम के अंतर्गत आती हैं। जो पढ़ाने में आपकी मदद करे वो टीएलएम होता है। अगला देखिए, ईवीएस के एक शिक्षक को किस पर विशेष जोर देना चाहिए? अगर आप ईवीएस के शिक्षक हैं तो क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए? पाठ को याद करने पर, अब याद जहाँ भी शब्द आए तो समझ लीजिए ये नेगेटिव वर्ड है। जहाँ पर भी याद शब्द आ जाए, रटना शब्द आ जाए, तुरंत उसको हटा देना, तुरंत कैंसिल करना है। केवल लिखने पर, केवल शब्द जहाँ पर आ जाए ये भी नेगेटिव वर्ड होता है, ये भी ऑप्शन आपका खत्म हो जाएगा। प्रयोग पर विशेष जोर देना चाहिए, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप साइंस पढ़ा रहे हैं, आप ईवीएस पढ़ा रहे हैं तो प्रयोग पर विशेष ध्यान दीजिए, मतलब उनको करके दिखाइए कि ये चीज़ ऐसे हो रही है, तो वो बच्चे आसानी से सीख जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। देखिए, ईवीएस एक ऐसा विषय है जो पर्यावरण के मुद्दों के बारे में शिक्षार्थियों की जागरूकता के विकास से संबंधित है। यह प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में बच्चों की जिज्ञासा को पोषित करता है। यानी हर चीज़ें आपको करके दिखानी होंगी कि देखिए ये जो है आम का पत्ता है, इस आम के पत्ते को 2 दिन के लिए धूप में रख देंगे तो ये सूख जाएगा। क्यों सूख जाता है? अब उसको बताइए कि इसका जो है पानी उड़ गया या क्या हो गया। तो प्रयोग के माध्यम से पर्यावरण को पढ़ाने में आसानी होती है। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। पर्यावरण शिक्षा का क्या अर्थ है?
छात्रों को बोझिल कार्यक्रम के साथ संलग्न करना, ये तो नेगेटिव आपको दिख रहा है। कोई भी बोझ जो है छात्रों के ऊपर नहीं डालना है, तुरंत कट कर दीजिए। बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, बिल्कुल सही बात है। बच्चों का मनोरंजन करना, बच्चों को वैज्ञानिकों के नाम याद कराना। तो बच्चों को वैज्ञानिकों के नाम याद कराना, यहाँ भी आपको याद कराना शब्द आ जाए, तुरंत कट कर देना है। बच्चों को बोझिल कार्यक्रम, ये भी कट कर देना है। बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, ये बिल्कुल सही होगा। मनोरंजन करना, ये भी सही है, लेकिन ज़्यादा सही आपसे पूछा जा रहा है, तो बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, यही आपका मुख्य उद्देश्य होगा अगर आप पर्यावरण शिक्षा देना चाहते हैं। तो देखिए, पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण शिक्षा दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक पर्यावरण, दूसरा शिक्षा। पर्यावरण शब्द का अर्थ है बाहरी चीजें जो जीवन, प्रकृति, व्यवहार और विकास को प्रभावित करती हैं। तो अपने आसपास की जो भी चीजें होती हैं, वो सारी चीजें पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। और शिक्षा का अर्थ है जो भी चीजें आपको दिख रही हैं उनके बारे में अध्ययन करना। तो ये पर्यावरण शिक्षा का आपका जो है डेफिनेशन भी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न 3 आर में से कौन-सा पर्यावरण के अनुकूल माना गया है? जो 3 आर दिए गए हैं, आर का मतलब है फुल फॉर्म यहाँ पर दिए गए हैं। कौन-सा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है? रिड्यूस, रिबिल्ड, रिस्ट्रिक्ट, रैंडम, रिड्यूस, रिकॉल, रीड, रजिस्टर, रिकॉल, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। ये 3 आर हैं जो महत्वपूर्ण हैं। देखिए, तो तीनों आरओ का लक्ष्य लोगों को शिक्षित करने के लिए है कि अत्यधिक और अनावश्यक कचरे को कैसे रोका जाए, गैर नवीकरण संसाधनों की खपत को सीमित किया जाए। रिड्यूस का अर्थ है कम करना, ठीक है, जो चीज़ें आप यूज कर रहे हैं उसको कम कीजिए। जैसे बिजली आप यूज कर रहे हैं तो कम यूज कीजिए। रीयूज का मतलब है कोई चीज़ खराब हो गई है, जैसे पॉलीथीन है, एक बार आप मार्केट से ले आए तो उसको फेंकिए नहीं, उसको अपने पास में रखिए, दोबारा यूज कीजिए, जिससे कि पॉलीथीन की खपत कम होगी। रिसाइकिल का मतलब है कि कोई चीज़ खराब हो गई है तो उसकी मदद से दूसरी चीज़ बनाइए। जैसे कचरा है, वो आपके लिए मतलब का नहीं, खराब हो गया है, तो इसको रीयूज करिए, रिसाइकिल कीजिए, यानी कि इसकी खाद बना लीजिए, अपने खेतों में फेंक दीजिए। तो ये 3 आर जो हैं वो अति महत्वपूर्ण हैं। तो ये आपके 25 प्रश्न हो गए। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि 25 में से आपके कितने नंबर आए हैं, कितने क्वेश्चन को आपने आसानी से सॉल्व कर लिया है। और उसके बाद में इस वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है सभी दोस्तों के पास में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना है, जिससे कि इसके बाद में सीडीपी की वीडियो आनी है, फिर हिंदी की वीडियो आनी है, ये सारी वीडियो आप तक सही समय पर पहुँच सकें। और इससे पहले आपको पता है पीवाईक्यू सीरीज के अंतर्गत जो 6 नंबर की वीडियो है वो भी आपकी पर्यावरण की है, 5 नंबर की वीडियो सीडीपी की है। यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, आप इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके सारी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसके अलावा नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, नहीं तो आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम आपके लिए फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह फ्री में आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में जो कि आपकी सीडीपी की आने वाली है, आज दोपहर में 2 बजे से पहले पहले अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं सीडीपी की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।